ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांच की बोतल का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी हथेली के पास रखकर राहुल ने श्वेता से कहा, अब बंद करो यह नाटक, वरना तुम जानती नहीं कि मैं इस वक्त क्या कर बैठूंगा। राहुल के हड़बड़ाती हुई आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त एक फेक नाटक करके श्वेता की सिंपैथी गेन करना चाहता था, मगर इस बार श्वेता उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, उससे ना तो मुझे कोई मतलब है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। श्वेता के मुंह से यह बात सुनकर राहुल ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन पर फेंका। राहुल का मन कर रहा था कि वह श्वेता को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़े और किसी तरह उस पर जोर जबरदस्ती करके उसे फिर से मना ले, मगर इस बार राहुल के हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि ऐसा करने पर उसे न सिर्फ श्वेता बल्कि अनिका का भी सामना करना पड़ेगा। राहुल ने गुस्से से अपना एक पांव जोर से जमीन पर मारते हुए कहा, क्यों कर रही हो यह सब मेरे साथ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम क्या कोई बहुत बड़ी हीरोइन हो जो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो हजारों लड़के तुम्हारे पीछे दौड़कर चले आएंगे? कुछ नहीं हो तुम मेरे बिना। सुना नहीं यहाँ पार्टी में लोग क्या कह रहे थे? तुम सिर्फ इन लोगों में इसलिए फेमस थी क्योंकि मैं तुम्हारा डांस पार्टनर था। मुझे छोड़ दोगी तो तुम्हारी यहाँ जो भी इज्जत है वह मिट्टी में मिल जाएगी। यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। राहुल का असली चेहरा देखकर अब श्वेता को राहुल के लिए जो बची कुची फीलिंग्स थी वह भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। श्वेता ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, इज्जत तो मेरी तब मिट्टी में मिल रही थी जब मैं तुम्हारे साथ घूम रही थी, और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोसकर इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि बड़े होने के बाद तुम जैसा कोई चालबाज लड़का मुझे धोखा से फंसा ले और जिंदगी भर का गुलाम बना ले। श्वेता की यह बात सुनकर राहुल ने बगल में रखे टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और लगभग चिल्लाते हुए श्वेता से कहने लगा, अब कहीं न तुमने अपने मन की बात, यही बात तुम्हें अंदर से खाई जा रही थी। तुम अब या तुम्हारी बहन के कहने पर मुझे छोड़ रही हो, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऊंचे खानदान का लड़का नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। और अब तुम्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ है कि तुम्हें किसी भी ऊंचे खानदान के लड़के के साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए और उसी से शादी करनी चाहिए, न कि मुझ जैसे गरीब के साथ। राहुल ने यह सब श्वेता से कह तो दिया था, मगर एक सच्चाई वो भी जानता था कि अगर सचमुच श्वेता के मन में राहुल के लिए ऐसी बातें होती तो वह 2 साल राहुल के साथ रिलेशनशिप में रहकर अपना वक्त और अपने इमोशंस इस तरह बर्बाद नहीं करती। राहुल की बातें श्वेता को चुभने लगी थी, मगर वह अब राहुल के साथ लड़ झगड़ कर बात और बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए श्वेता ने बड़े आराम से अपने पांव पर पांव चढ़ाते हुए राहुल से कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। श्वेता का ऐसा एटीट्यूड देखकर राहुल की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई। राहुल ने जोर से चुटकी बजाते हुए श्वेता से कहा, इनफ इज इनफ। किस बात की अकड़ है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों की तरह बहुत पैसे वाले खानदान की लड़की हो जो तुम मुझ पर जैसा चाहो वैसा धोस जमा सकती हो? प्लीज, तुम भूल रही हो कि तुम अब अमीर खानदान की लड़की नहीं रही। मल्होत्रा फार्मेसी बैंक करप्ट होने के कगार पर है, भूल गई हो? तुम लोगों की औकात अब बड़े खानदानों के लड़के लड़कियों के साथ उठने बैठने की भी नहीं रही। यह बात सब जानते हैं और तुम भी जानती हो अच्छी तरह। श्वेता ने राहुल को शार्प लुक देते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल भी अब अपना आपा खोते हुए श्वेता से कहने लगा, यह बात थोड़े ही दिनों में तुम्हें भी पता चल जाएगी, जो मुझे कुछ ही दिन पहले पता चली है। तुम्हारी फैमिली का नाम आज के बाद ऊंचे खानदान में नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सारे ऊंचे खानदान तुम्हारे खानदान से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बहुत जल्द तुम्हें तो ऐसे पार्टीज में भी नहीं बुलाया जाएगा। किस बात की अकड़ है तुम्हें कि तुम पैसे वाले खानदान की बेटी हो? अरे देखो वहाँ योगिता को, देखो उसके दोस्तों को, देखो श्रेया अय्यर योगिता के माँ बाप के कहने पर उसे डांस सिखाने आने वाली है, और तुम्हारी फैमिली के तो इतनी औकात भी नहीं कि श्रेया अय्यर के साथ तुम्हारी फोन पर बात करवा सके। तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें प्रोफेशनल डांसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारा सारा ध्यान तुम मेडिकल स्टडीज में लगाना चाहती हो।
मगर मैं पहले से जानता था कि ऐसा नहीं है कि तुम प्रोफेशनल डांसर नहीं बनना चाहती, बल्कि तुम जानती हो कि तुम एक डांसर कभी नहीं बन सकती। तुम योगिता से सिर्फ एक ही मामले में उससे बेहतर हो, तुम्हारा दिमाग बहुत शांत है। बाकी हर चीज में योगिता तुमसे कई ज्यादा बेहतर है, उसका फैमिली बैकग्राउंड हो या उसकी डांस करने की टैलेंट। तुम जो प्रिंसेस बनने का ख्वाब देख रही हो ना, असलियत में वह प्रिंसेस योगिता है और इसीलिए तुम उससे जलती हो। और अब जब श्रेया अय्यर योगिता के खानदान से मिलने आने वाली है तो तुम्हारी जलन और बढ़ गई है और इसीलिए तुम मेरे साथ यह सब कर रही हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम जरा सा डांस ही सीख लेती। जब डांस हॉल के एक कोने में राहुल श्वेता से इस तरह की बातें कर रहा था, वहाँ एंट्रेंस के पास योगिता ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए दरवाजे तक पहुँच गई। श्रेया अय्यर जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई, सारे लोगों ने उसे घेर लिया। कोई उसके पास ऑटोग्राफ लेना चाहता था तो कोई उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था। श्रेया अय्यर हाइट में बाकी लड़कियों से काफी लंबी थी। हॉल में मौजूद काफी लड़कों से भी श्रेया की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, इसलिए श्रेया की पर्सनालिटी बाकी लोगों से काफी स्टैंड आउट होती थी। एक पतली सी लड़की कैजुअल आउटफिट में इस डांस फ्लोर पर आई थी। श्रेया अय्यर ने ब्लैक लेगिंग्स और स्पोर्ट टी शर्ट के साथ एक बेसबॉल कैप पहनी थी। जैसे ही श्रेया अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करने लगी, उसके सामने खड़ी योगिता ने श्रेया से पूछा, हेलो श्रेया जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं योगिता हूँ, योगिता रायचंद्र। श्रेया ने अपनी पलकें झपकाते हुए योगिता को देखकर कहा, हाँ रायचंद्र, तुम रायचंद्र जी की बेटी हो, योगिता रायचंद्र। योगिता श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे पागल हो गई। वह लगभग उछल उछल कर श्रेया से कहने लगी, यस यस यस, आई एम योगिता रायचंद्र और हमारी फैमिली ने तुमसे अपॉइंटमेंट ली है ताकि तुम मुझे डांस सिखा सको। श्रेया ने भी मुस्कुराकर योगिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, यस आई रिमेम्बर डैट। जैसे ही श्रेया ने योगिता से यह कहा, आसपास खड़ी योगिता के सारे दोस्त श्रेया से ऑटोग्राफ और सेल्फी मांगने लगे। श्रेया ने 10-15 ऑटोग्राफ्स और कुछ लोगों को सेल्फी देने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कही, देखिए मैं आप सबके इमोशंस समझ सकती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड अफेक्शन, मगर यहाँ मैं अपने किसी दोस्त से मिलने आई हूँ। प्लीज कैन यू फॉरगिव मी फॉर सम टाइम। मैं वादा करती हूँ कि जाने से पहले आप सबको ऑटोग्राफ्स देकर जाऊंगी। पार्टी में आए यंग लड़के लड़कियां काफी रिस्पेक्टेबल और फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए श्रेया की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सबने श्रेया का रास्ता सामने से खाली करते हुए उसे हॉल के अंदर दाखिल होने दिया। जैसे ही श्रेया हॉल के अंदर चलकर जाने लगी, एंट्रेंस के पास मौजूद सारे लोग योगिता को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। योगिता की चमची ने कहा, देखा आप लोगों ने, श्रेया अय्यर द ग्रेट श्रेया हमारी योगिता को नाम से जानती है और सबके सामने उसने कबूल भी किया है कि वह योगिता के घर जाकर उसे डांस सिखाने वाली है। वाह, हमारी योगिता के खानदान की तो बात ही कुछ अलग है। श्रेया अय्यर को इनवाइट कर दिया योगिता को डांस सिखाने के लिए। योगिता के दोस्त उसे कंग्रेचुलेट करने लगे, पर आसपास खड़ी लोग इस बात से काफी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार श्रेया अय्यर योगिता को नाम से जानती थी। योगिता भी बड़े ही एटीट्यूड से मुस्कुराकर अपने एक हाथ से अपने बालों को संवारने लगी। योगिता को पता था कि अभी अभी डांस में श्वेता ने उससे बेहतर डांस करके बाजी मार ली थी, लेकिन लोग श्रेया अय्यर के आते ही वह सब कुछ भूल चुके थे। अब उन्हें याद थी तो सिर्फ एक बात कि श्रेया अय्यर पर्सनली योगिता रायचंद्र को जानती थी। हॉल के अंदर जाकर श्रेया अनिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। उसने अचानक सोचा कि पहले वह वॉशरूम हो आए, फिर अनिका को ढूंढेगी। जैसे ही श्रेया अय्यर वॉशरूम गई, एंट्रेंस के पास खड़ी योगिता की चमची ने हॉल के कोने में खड़े राहुल को श्वेता से बात करते हुए देखा। उस चमची ने योगिता के कान के पास जाकर कहा, जरा देखो उस तरफ, तुम यहाँ अपनी दोस्त श्रेया को मिलने क्या आई? वहाँ श्वेता मैडम ने फिर से राहुल पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। योगिता इस वक्त ईगो और घमंड के 7वें आसमान पर थी। श्रेया अय्यर के साथ जान पहचान लोगों को दिखाकर उसने सबका दिल जीत लिया था। अब वक्त था डांस कंपटीशन में हुई उसकी हार का श्वेता से बदला लेने का। योगिता ने अपने चमची को इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। योगिता धीरे से चलते हुए राहुल और श्वेता के पास पहुंची और योगिता के पीछे पीछे सारी की सारी भीड़ राहुल और श्वेता के आसपास जमा हो गई। योगिता ने तरस खाते हुए श्वेता से कहा, यह क्या कर रही हो श्वेता तुम? और कितना गिराओगी छोटी सी बात के लिए तुम राहुल को? और कितना सजा दोगी उसे? अगर वह श्रेया अय्यर के पास डांस सीखना चाहता है तो उसे मैं यह मौका दे सकती हूँ।
उसमें आखिर गलत क्या है? तुमने देखा ना किस तरह से अभी हमने बात की। वह मुझे पर्सनली पहचानती है। और राहुल, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही श्रेया अपने दोस्त को मिलकर फ्री हो जाएगी मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। योगिता की मुंह से यह सुनते ही राहुल अपने गुस्से को भूलकर अचानक उछल पड़ा। वह योगिता से कहने लगा, क्या सचमुच तुम मुझे द ग्रेट श्रेया अय्यर से मिलवाओगी? योगिता ने आधे स्माइल देकर अपने दोस्तों को इशारा किया। योगिता ने एक दोस्त से राहुल को कहा, अरे भाई, तुम जान पहचान की बात कर रहे हो। वह श्रेया अय्यर तो हमारी योगिता की दोस्त निकली। हम सबके सामने उसने योगिता को नाम से बुलाया। गाइज, यह तो हम सबके लिए बहुत प्राउड देने वाली बात है। एंड वी आर प्राउड कि हम सब योगिता के दोस्त हैं। रायचंद्र परिवार का जवाब ही नहीं है। तभी योगिता की दूसरी दोस्त ने अनिका और श्वेता की ओर इशारा करते हुए कहा, गाइज, रायचंद्र परिवार का पावर तो आज हम सब ने देख लिया, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यह श्वेता की माँ, जो किसी जमाने में रायचंद्र परिवार की बेटी हुआ करती थी, आज वह मल्होत्रा खानदान की बहू बनकर किस हालत में है। एक तरफ तो रायचंद्र परिवार है जहाँ श्रेया अय्यर जैसे बड़े बड़े लोग उन्हें मिलने उनके घर पर आते हैं, और दूसरी तरफ यह मल्होत्रा परिवार है जिनसे लोग आजकल पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल को योगिता के दोस्तों ने कही हुई बात में दम लग रहा था। धीरे धीरे राहुल को लगने लगा था कि योगिता के साथ डांस करने का फैसला लेकर उसने कोई गलती नहीं की थी। थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन के बदले उसे द ग्रेट श्रेया अय्यर को मिलने का मौका मिल रहा था। तभी योगिता ने अपनी उंगली हवा में घुमाते हुए श्वेता की ओर पॉइंट करके उससे कहा, पुअर श्वेता, डांस करने का बहुत शौक है तुम्हें, लेकिन अफसोस तुम मेरी डांसिंग टैलेंट को मैच नहीं कर पाती। मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो श्रेया अय्यर के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर ठीक ठाक डांस कर सकती हो। मैंने देखा है अभी तुम्हें। तुम कहो तो मैं श्रेया अय्यर के पास परमिशन ले सकती हूँ कि अगर वह तुम्हें थोड़ा सा बहुत डांस सिखा सके। जैसे ही योगिता के मुंह से यह बात निकली, पीछे से एक बिल्कुल ही स्वीट आवाज में एक लड़की ने कहा, किसने कहा कि उसे मेरे पास डांस सीखने के लिए परमिशन की जरूरत है? यह आवाज आते ही सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया अय्यर को यह कहते हुए देखकर सब लोग चौंक गए। श्रेया ने एक बड़े सी स्माइल देकर अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। तभी योगिता के पास खड़ी उसकी दोस्त ने योगिता से कहा, देखो, श्रेया अय्यर तुम्हें हक करना चाहती है सबके सामने, आ जाओ भी, उसे हक करो। यह सब देखकर राहुल अपने होश खो बैठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की का इतना बड़ा फैन था, वह लड़की बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और योगिता को हक करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। राहुल की आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अगर मौका मिले तो वह अभी के अभी योगिता के पांव छू लेगा। श्रेया अपने हाथों को हवा में रखकर आगे बढ़ने लगी। योगिता को ऐसा लगा कि श्रेया आकर उसे हक करना चाहती है। योगिता ने भी अपने हाथ खोलकर श्रेया का स्वागत करना चाहा, मगर जैसे ही योगिता श्रेया के पास आई, श्रेया ने उसे क्रॉस करते हुए अनिका के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। अनिका को देखकर श्रेया जोर जोर से उछलने लगी और कहने भी लगी, कितने दिनों बाद मिली हो तुम मुझे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। कहाँ थी तुम इतने दिन से, क्या कर रही थी? अरे मुझे मिस किया कि नहीं तुमने? तुमने मुझे मिस किया हो या ना किया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। योगिता अपनी बाहें फैलाए श्रेया का इंतजार कर रही थी कि कब श्रेया आकर उसे हक करे, मगर योगिता के हाथ हवा में जैसे झूलने लगे थे। जब उसने देखा कि श्रेया उसे हक करने नहीं आई थी, बल्कि वह अनिका को हक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, अनिका को देखकर श्रेया के पांव जमीन पर रुक नहीं रहे थे। वो उछल उछल कर अनिका के साथ बातें कर रही थी। श्रेया ने अनिका से कहा, तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितना मिस की हूँ। आज तो तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। श्रेया को अनिका के साथ इस तरह बातें करते हुए देखकर योगिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न तो वह अपना मुंह बंद रख पा रही थी और न ही एक जगह पर अपने पांव टिका पा रही थी। थोड़ी देर श्रेया के साथ बात करने के बाद अनिका ने श्रेया से कहा, अब शांत हो जाओ, हमारे पास सारा दिन पड़ा है बातें करने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बचा कर रखो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। यह कहते हुए अनिका ने अपना हाथ श्वेता की ओर बढ़ाते हुए श्रेया से कहा, यह मेरी कजन है श्वेता। श्रेया ने जैसे ही अनिका के मुंह से यह सुना तो उसने श्वेता को हक करते हुए कहा, अगर ये तुम्हारी सिस्टर है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी भी सिस्टर है। जरा इसे देखो तो
कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी, और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल अनिका जैसी लगता है। तुम्हारी और मेरी बहुत बनने वाली है। श्वेता के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा तो आसपास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। अब तक सभी को लग रहा था कि पार्टी में श्रेया योगिता को मिलने आई थी और सब लोग योगिता से बहुत इम्प्रेस भी हो गए थे कि देश और दुनिया की इतनी बड़ी स्टार श्रेया योगिता को नाम से पहचानती थी। मगर अब श्रेया को अनिका और श्वेता के साथ इस तरह बातें करते हुए देख किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि थोड़ी देर पहले हॉल के एंट्रेंस पर उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करें या अभी अभी उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास करें। योगिता को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अगर जमीन में कोई खड्डा दिख जाए तो वो अभी के अभी उस गड्ढे में छुप जाए। वह बस किसी तरह लोगों की नजरों से बचकर डांस पार्टी से निकल जाना चाहती थी। जब योगिता को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे तो उसने तेज सांसें लेते हुए अपने कदम अनिका और श्वेता की ओर बढ़ाए और श्वेता से पूछा, श्वेता क्या तुम मिस श्रेया को जानती हो? तुमने पहले कभी नहीं बताया। योगिता की इस बात का श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया अब तक ये समझ चुकी थी कि योगिता और उसके दोस्त मिलकर श्वेता को बुल्ली करना चाहते थे, इसलिए श्रेया ने योगिता का यह सवाल सुनकर खुद ही उसे जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स अनिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है इस पूरी दुनिया में। ऐसा समझ लो वह जो है वह मैं हूँ और मैं जो हूँ वो ये है। हम दोनों अलग दिखते जरूर हैं मगर अंदर से हम दोनों एक ही हैं और इस दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। यह कहते हुए श्रेया ने अपना हाथ अनिका के कंधे पर डालकर उसे कंधों से कस के पकड़ लिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रेया ने योगिता से कहा, बाय द वे तुम्हारी फैमिली के किसी कनेक्शन से मुझे एक फोन आया था कि तुम मेरे पास ट्रेनिंग लेना चाहती हो। एक्चुअली मैं कॉल करके तुम लोगों को बताने ही वाली थी कि मैं वह अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी दोस्त के साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना है और मैं कुछ दिन उसी के साथ उसके घर पर रहूंगी। मेरा मतलब है अनिका की कजन श्वेता के घर। तुम अगर मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहती हो तो बेशक श्वेता के घर आ सकती हो, मैं तुम्हें वहीं पर ट्रेन कर दूंगी, मगर मैं जब तक दिल्ली में रहूंगी इन्हीं दोनों के साथ रहूंगी। तुम जब चाहे श्वेता से कांटेक्ट करके मेरे पास आ सकती हो। यह बात सुनते ही योगिता के सारे दोस्त और उसके चमचे बिल्कुल खामोश हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनको किसी सांप ने सूंघ लिया था। योगिता की चमची और उसके दोस्तों के चेहरे पर जो भी शर्मिंदगी इस वक्त नजर आ रही थी उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी योगिता के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। श्वेता को वह लोग अभी अभी यह सुना रहे थे कि उसके खानदान की तो इतनी औकात भी नहीं कि वो लोग श्रेया अय्यर से फोन पर बात कर सकें। उसी श्वेता ने अब योगिता को भीख मांगनी होगी। अगर उसे श्रेया के पास डांस की ट्रेनिंग लेनी हो तो उसे अनिका और श्वेता से रिक्वेस्ट करनी होगी क्योंकि द सुपरस्टार श्रेया अय्यर श्वेता के घर पर मल्होत्रा हाउस में रहने वाली थी। बाजी को पलटते हुए देखकर योगिता के दोस्त योगिता को धीमी आवाज में पूछने लगे, देखो योगिता, तुमने हमें प्रॉमिस किया था तुम हमें श्रेया के डांस ट्रेनिंग सेशन में साथ ले जाओगी। अब अगर तुम श्वेता के घर श्रेया अय्यर से ट्रेनिंग लेने जाओगी तो हमें भी साथ में ले जाना होगा। तुमने प्रॉमिस किया था, याद रखो। श्रेया जब भी किसी शहर में जाती थी यंग लड़के लड़कियां उनके पास डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए उसे सारा दिन परेशान करते रहते थे। कभी कभी यह बात श्रेया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती थी। इसलिए श्रेया ने योगिता से कह दिया, देखो योगिता, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से बात की थी इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो तुम अकेले श्वेता के घर चली आना, मगर इस वक्त मैं दिल्ली में अपने दोस्त के साथ कुछ पर्सनल वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। जब योगिता से यह कहकर श्रेया फिर से श्वेता की ओर मुड़ी तो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा, डोंट वरी माय लिटिल कजन, यह बात तुम पर लागू नहीं पड़ती। देखो मैं तुम्हें तो डांस सिखाने ही वाली हूँ, तो तुम अगर चाहो तो उसी वक्त अपने दोस्तों को भी लेकर आना, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी साथ में ही सिखा दूंगी। श्रेया के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि वह श्रेया की बातों का क्या जवाब देती। इतनी बड़ी सुपरस्टार श्वेता के साथ इस तरह बात कर रही थी, यह कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत ही कंफ्यूजन के साथ हड़बड़ाते हुए श्वेता ने श्रेया से कहा, नहीं दीदी, वह मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ कि आपसे ट्रेनिंग ले सकूं। श्वेता की स्वीट और इनोसेंट आवाज सुनकर श्रेया ने अपने दोनों हाथों से श्वेता को कंधे से पकड़ लिया और कहा, अब अगर मैंने तुम्हें डांसर से
डांसिंग सेशंस नहीं बनाया तो यह जो तुम्हारे सामने तुम्हारी दीदी खड़ी है ना, वह मुझे कच्चा चबा जाएगी और हो सकता है कि मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो अगर मुझे तुम्हारी दीदी के बेस्ट फ्रेंड बने रहना है तो तुम्हें तो डांस सिखाना ही पड़ेगा। श्रेया ने श्वेता से यह बात करते हुए उसे एक आंख मारी और मुस्कुराने लगी। आसपास खड़े लोग जिन्होंने अभी अभी श्रेया के मुंह से यह सब सुना था, वह समझ नहीं पा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हॉल का जो एटमॉस्फेयर था वह श्रेया के आते ही पूरा का पूरा बदल गया। श्रेया की एक झलक पाने के लिए जो लोग योगिता से मिन्नतें कर रहे थे, अब अचानक उन्हें पता चला कि योगिता जिन दो लड़कियों को पार्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहती थी, श्रेया अय्यर उनकी बेस्ट फ्रेंड है। योगिता के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए। वहाँ अनिका श्रेया अय्यर की बातें अब तक बड़े ही शांति से सुन रही थी। फिर अचानक ही श्रेया की टांग खींचते हुए अनिका ने श्रेया के सामने फेंक गुस्सा करते हुए कहा, अरे अरे, अब तुम तो जबरदस्ती मेहमान बन रही हो। तुमसे किसने कह दिया कि तुम मल्होत्रा हाउस में हमारे साथ रुक सकती हो? अनिका की यह बात सुनकर श्रेया ने श्वेता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और श्वेता से कहा, देखो श्वेता, तुम तो तुम्हारी दीदी को जानती हो, वह अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। बहुत जिद्दी है, मैं उसे सालों से जानती हूँ। मगर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर कर सकती हूँ? श्वेता जो अब तक अपने शौक से बाहर ही नहीं निकल पाई थी, उसने अटक अटक कर हड़बड़ाती हुई आवाज में श्रेया से कहा, यस दीदी, श्योर, यू कैन शेयर द रूम विद मी। जैसे ही श्वेता के मुंह से श्रेया ने ये सुना, श्रेया ने श्वेता के गालों पर एक किस करके कहा, थैंक यू सो मच माय लिटिल कजन। श्रेया ने अपने आसपास देखते हुए कहा, क्या तुम लोग अभी भी यहाँ डांस करने वाले हो? अगर नहीं तो फिर हम यहाँ रुककर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मैं बहुत लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ और बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अचानक यह कहते हुए श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एग्जिट की तरफ ले जाने लगी। अनिका ने एक झटके से अपना हाथ श्रेया के हाथ से छुड़ा लिया। फिर अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। हॉल में खड़े सारे लोग श्रेया, अनिका और श्वेता को शॉक्स में खड़े बाहर निकलते हुए देख रहे थे। जैसे ही वो लोग एग्जिट डोर से बाहर चले गए, पूरे हॉल के लोगों ने एक साथ लंबी सांस ली। थोड़ी देर पूरे हॉल में लोग खामोश खड़े रहे। फिर किसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें तो लग रहा था कि रायचंद्र परिवार के कनेक्शन की वजह से श्रेया अय्यर योगिता को डांस सिखाने आने वाली थी, मगर यहाँ तो पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। मेरे ख्याल से श्रेया अय्यर यह बात को जानती थी कि योगिता रायचंद्र श्वेता मल्होत्रा की कजिन है और इसी रिश्ते से उसे मिलने के लिए राजी भी हुई होगी। तभी किसी लड़की ने यह भी कहा, हमें तो लग रहा था कि मल्होत्रा परिवार के कांटेक्ट अब ऊंचे लोगों के साथ नहीं रहे हैं, बट आई थिंक वी ऑल आर रंग। मुझे तो लगता है कि आज भी रायचंद्र परिवार से ज्यादा कांटेक्ट और ज्यादा प्रेस्टीज ऊंचे लोगों में मल्होत्रा खानदान की है, न कि रायचंद्र परिवार की। तभी किसी ने पीछे से यह भी आवाज लगाई, अरे भाई, तभी तो श्रेया ने सिर्फ योगिता को ही अपने डांस ट्रेनिंग में इनविटेशन दिया था, हम सबको नहीं। और इनविटेशन इसलिए नहीं दिया था कि वह रायचंद्र परिवार की बेटी है, बल्कि इसलिए दिया था कि वह मल्होत्रा खानदान के रिश्तेदार है। अचानक ही आपस में बात करते हुए लोगों का एजेंडा ही बदल गया। एक लड़की ने एक नया ही टॉपिक छेड़ते हुए कहा, तभी मैं सोचूं, यह श्वेता इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है? आखिर श्रेया अय्यर की इतनी क्लोज कनेक्शन में है जो। तभी किसी लड़की ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, और हाँ, उसकी बहन अनिका को देखा ना तुम लोगों ने? उसके डांस मूव्स और उसके स्टेप्स कितने प्रोफेशनल लग रहे थे। कोई लड़का भी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाता जितनी उस लड़की ने दिखाई थी। आई थिंक बोथ द सिस्टर आर वेरी टैलेंटेड इन डांसिंग। मैं तो श्रेया के साथ साथ अब श्वेता और अनिका की भी फैन हो गई हूँ। लोगों की बातें सुनकर योगिता को अपना मुंह नोच लेने का मन हुआ। उसने जोर से अपना पाँव जमीन पर पटका और रोते हुए हॉल से बाहर भागने लगी। इन सबके बीच राहुल फटी हुई आंखें और खुले मुंह के साथ वही डांस फ्लोर के पास एक चेयर पर बैठा हुआ गुमसुम यहाँ वहाँ देख रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर यह साफ पता चल रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका अपने ही हाथों से गवा दिया था। योगिता जो दौड़कर हॉल से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी सैंडल हॉल में बिछी कॉर्पोरेट में अटक गई। योगिता का पांव मुड़ गया और वह सर के बल जमीन पर गिरी। साइड टेबल पर रखी हुई कुछ शराब की बोतलें और कुछ पानी और जूस के आधे पिए हुए ग्लासेज योगिता के ऊपर गिरे और पूरी की पूरी ड्रेस खराब हो गई। जब आसपास खड़े लोगों ने इस हालत में योगिता को देखा तो
बजाय इसके कि कोई योगिता की मदद करता, उसे सहारा देकर फिर से खड़ा करता, सब मन ही मन यह सोचने लगे कि अभी 5 मिनट पहले जो लड़की इस पार्टी की रौनक बनी हुई थी, सिर्फ कुछ ही देर में उसकी ऐसी हालत हो गई थी। जब योगिता ने देखा कि आसपास खड़े लोग उसे सहारा नहीं दे रहे थे, तो अपने ऊपर पड़ी बोतल और ग्लासेज को अपने हाथ से झटका देते हुए योगिता ने हटाया। फिर किसी तरह अपना ड्रेस संभालते हुए योगिता फिर से खड़ी हो गई। योगिता ने देखा कि उसके सैंडल की हील भी टूट चुकी थी। उसने अपना एक सैंडल अपने हाथ में लिया और लंगड़ाते हुए वो हॉल के बाहर चली गई। योगिता की ऐसी हालत देखकर उसके कुछ दोस्त, जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ मिलकर श्वेता और अनिका का मजाक उड़ा रहे थे, वह अब योगिता की हालत पर मन ही मन योगिता पर हंसने लगे थे। बाहर नीचे कार पार्किंग में अनिका धीरे धीरे श्रेया और श्वेता के पीछे चल रही थी। श्रेया श्वेता के साथ तरह तरह की बातें कर रही थी। श्वेता क्या करती है, उसे क्या पसंद है, वह क्या बनना चाहती है। श्रेया बार बार श्वेता को यह याद दिलवा रही थी कि कैसे श्वेता को देखकर उसे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनिका के साथ बातें कर रही हो। अनिका आज पूरे दिन के तमाशे से पूरी तरह थक चुकी थी। वो श्रेया और श्वेता की बातें सुनते हुए मुस्कुराकर उनके पीछे पीछे चल रही थी। थकावट की वजह से अनिका की स्पीड श्रेया और श्वेता की स्पीड से काफी कम थी। श्रेया और श्वेता अपनी बातों में अनिका से काफी आगे निकल गए थे। पार्किंग एरिया में 10 से 12 गाड़ियां खड़ी हुई थी और इस वक्त पूरे पार्किंग लॉट में इन तीनों लड़कियों के अलावा और कोई वहां मौजूद भी नहीं था। जब अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वह श्रेया और श्वेता से काफी पीछे रह गई, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वह फिर से श्वेता और श्रेया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगी, अचानक ही पास खड़ी गाड़ी के पास से कोई दौड़कर अनिका की ओर आया और पीछे से अनिका को पकड़कर उसे घुमा दिया। अभी अनिका अपने बचाव के लिए शोर मचाए उससे पहले उस आदमी ने अनिका के मुंह पर हाथ रखकर अनिका की आवाज को दबा दिया। पीछे चल रही अनिका के ऊपर अचानक ही किसी आदमी ने अटैक किया। उसने कंधे से पकड़कर अनिका का मुंह दबा दिया था। फिर उसके पास ही खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। अनिका ने पलटकर जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस आदमी ने अनिका का मुंह दबाकर रखा था, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित ने अनिका के मुंह से अपना हाथ हटाकर उसे चुपचाप रहने का इशारा करते हुए पूछा, देखिए मिस अनिका, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हैं? दरअसल उस दिन शराब पीकर जब अनिका ने रोहित को फोन किया था और रोहित से यह पूछा था कि अनिका उसके बेटे को खरीदना चाहती हैं, तब से लेकर आज तक रोहित अनिका की उस बात से बहुत डिस्टर्ब रहता था। उसे आखिर इस राज पर से पर्दा उठाना था कि अनिका बार बार उसके बेटे के बारे में बातें क्यों करती थी, और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले उसने आर्यन को खरीदने की भी बात कर ली थी। रोहित ने भले ही अनिका को इस तरह से अचानक पकड़कर उसका मुंह दबा दिया था, लेकिन पहली बार की तरह इस बार भी रोहित ने इस बात का ध्यान रखा था कि कहीं रोहित की मजबूत पकड़ की वजह से अनिका को चोट न लग जाए। रोहित को अनिका से बस उसके सवाल का जवाब चाहिए था, तो अनिका को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। डांस पार्टी रोहित मारवा की होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली में रखी गई थी। रोहित अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर जब अपनी सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था, तब उसने अनिका और श्वेता को डांस हॉल में सबके सामने डांस करते हुए देखा था। अनिका के डांस में और उसकी बॉलरूम डांसिंग की स्टाइलिंग देखकर रोहित अनिका के बारे में सोचने लगा था, आखिर अनिका कौन थी और रोहित से क्या चाहती थी? क्यों बार बार आर्यन को अनिका मिलने की कोशिश करती थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वह आर्यन को खरीदना क्यों चाहती थी? सोचते सोचते रोहित की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि आज ही वो अनिका को मिलकर इस राज से पर्दा उठा देगा और वह अनिका से इस बात का जवाब लेकर रहेगा कि आखिर अनिका को आर्यन में इतना इंटरेस्ट क्यों था। इसके बाद रोहित ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा कि किस तरह अनिका डांस करके आसपास खड़े लड़के लड़कियों को दीवाना बना रही थी। डांस कर रही अनिका को देखकर अचानक ही रोहित को जलन होने लगी थी। उसे शायद कहीं न कहीं अनिका की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वह इतने बड़े क्राउड के सामने इस तरह डांस कर रही थी। रोहित का गुस्सा और उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रोहित ना तो अपने काम में मन लगा पा रहा था और न ही ऑफिस में किसी जगह पर बैठ पा रहा था। रोहित का मन तो यह कह रहा था कि वो अभी के अभी उस डांस हॉल में जाकर अनिका को कस के पकड़ ले और अनिका से उसके हर सवाल का जवाब मांग ले, मगर ऐसा करना रोहित मारवा के लिए ठीक नहीं होता, ना ही एक लड़की के लिए सबके सामने ऐसा व्यवहार ठीक होता।
जब से डांस पार्टी शुरू हुई थी, रोहित ने अनिका पर नजर रखना शुरू कर दिया था और जैसे ही अनिका श्वेता और श्रेया के साथ डांस हॉल से बाहर निकली, रोहित अपने हेड ऑफिस से निकलकर सामने वाली होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंच गया। रोहित को पता था कि डांस हॉल से निकलने के बाद अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाएगी, इसलिए रोहित पहले से ही पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के पास अनिका का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहित को मौका मिला, रोहित ने पीछे चल रही अनिका को पकड़कर उसे कार के बीच ले आया, जहां से कोई उन दोनों को देख नहीं पाता। रोहित का ध्यान श्रेया और श्वेता पर था। वह उन्हें इस बात का पता नहीं चलने देना चाहता था कि इस वक्त रोहित अनिका से अकेले में बात कर रहा था, मगर ऐसा करते हुए रोहित यह भूल गया था कि रोहित इस वक्त अनिका के बेहद करीब था, इतना करीब कि वह एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। अनिका का सर बिल्कुल रोहित की छाती पर टिका था और रोहित का एक हाथ अनिका की कमर पर। कुछ देर दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। अनिका की आंखों में देखकर रोहित ये भूल चुका था कि वह अनिका से क्या सवाल पूछने आया था। रोहित की गहरी काली आंखें, उसके परफ्यूम की खुशबू, अनिका को पकड़ने के स्टाइल और रोहित के कांपते होठ देखकर अनिका भी यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस सिचुएशन से वह जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी या फिर वह चाहती थी कि कुछ देर और वह और रोहित इसी हालत में यहाँ खड़े रहें, जहाँ कोई उन्हें देख न सके और न ही सुन सके। कुछ देर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद रोहित अचानक ही अपना होश संभालते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पर पकड़ कर ले आया। अनिका ने रोहित को जोर से धक्का देने की कोशिश की, मगर रोहित ने अपनी ग्रिप अनिका पर मजबूती से बना रखी थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में, जिससे उसकी आवाज श्रेया और श्वेता तक न पहुँचे, इस तरह रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, यह क्या हरकत है? क्या चाहते हैं आप? रोहित ने अपना सवाल दोहराते हुए दबी हुई आवाज में अनिका से पूछा, मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे बेटे को खरीदने की बात सोच कैसे सकती हैं? रोहित भले ही धीमी आवाज में बात कर रहा था, मगर रोहित की आवाज में एक अनजानी ताकत थी जो कहीं न कहीं अनिका को रोहित की ओर अट्रैक्ट कर रही थी। पार्किंग लॉट की लाइट बहुत डिम थी, मगर रोहित की आंखें अनिका की आंखों के सामने बिल्कुल रात में जगमगाते हुए तारों की तरह चमक रही थी। रोहित का परफ्यूम, उसका टच, रोहित के इतने पास होने का एहसास अनिका को मजबूर कर रहा था कि वह रोहित की आंखों में आंखें डालकर बस उसे देखती रहे। जब रोहित ने देखा कि अनिका उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, तब रोहित ने अनिका को फिर से पूछा, क्या दाम लगाया था आपने मेरे बेटे का? मुझसे मेरा बेटा खरीदने की क्या कीमत लगाई थी आपने? आपको लगता है कि आपके पास मुझे चुकाने के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी कि मैं आपको मेरा बेटा दे दूंगा? अनिका ने धीरे धीरे अपने आप को रोहित की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश कम कर दी थी। बस एक दो बार यहाँ वहाँ देखकर अनिका ने धीमी आवाज में रोहित से कहा, क्या कीमत चाहते हो आप अपने बेटे के लिए? बताइए मुझे। रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर रखकर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका के कान के पास आकर कहा, मुझे नहीं लगता कि आप पैसे देकर आप यह डील कर सकती हैं। आपको कोई और रास्ता सोचना होगा इस डील को क्रैक करने के लिए। ऐसा कोई तरीका सोचना होगा जिसमें लेन देन पैसों की कोई बात ही ना हो। रोहित और अनिका के बीच की दूरी अब और भी ज्यादा कम हो गई थी। दोनों एक साथ तेज सांसें लेते हुए एक दूसरे की बॉडी ग्रिप में जकड़े हुए थे। देखते ही देखते रोहित ने अपने होंठ अनिका के होंठों के पास लाना शुरू कर दिया था। अनिका बस तब खड़े होकर रोहित की आंखों में देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को कैसे रोके, या शायद उसे इस बात का भी पता नहीं था कि वह रोहित को सचमुच रोकना भी चाहती थी या नहीं। जैसे ही दोनों के होंठ बिल्कुल करीब आए, पीछे से श्रेया की आवाज आई, अरे कहाँ रह गई मैडम? अब क्या तुम लुका छुपी खेलने की मूड में हो? कहाँ रह गई? देखो इस तरह डराओ मत हमें। तुम जैसी सुंदर लड़की को तो कोई भी किडनैप कर लेगा। यह कहते हुए श्रेया रोहित और अनिका जिस कार के पीछे छुपे थे उस तरफ चलकर आने लगी। श्रेया के साथ साथ श्वेता भी अनिका को ढूंढते हुए उसे आवाज लगाने लगी थी, दीदी कहाँ हो आप? दीदी कहाँ रह गई? दीदी कह देती हूँ आपसे, अगर यह मजाक है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। तभी श्रेया ने श्वेता के कंधे पर प्यार से मारते हुए कहा, यह तुम्हारी दीदी की पुरानी आदत है, लोगों को परेशान करने में पता नहीं उसे क्या मजा आता है। जब श्रेया और श्वेता यह बातें कर रहे थे, तब रोहित अनिका को पार्किंग लॉट में खड़ी एक दूसरी कार के पीछे ले गया। इस बार अनिका को अपने साथ ले जाने में रोहित को बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ी थी। दूसरी कार के पीछे पहुंचकर रोहित ने फिर से अनिका की कलाई पकड़कर उससे कहा, हाँ तो मिस अनिका, कहाँ थे हम? अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा,
अगर बिना पैसों के मुझे आपका बेटा चाहिए होगा तब तो बात साफ है कि मुझे आपका बेटा आपसे चुराना पड़ेगा। अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। जिस अनिका को इतनी स्मार्ट और एलिगेंट समझ रहा था, वह अनिका रोहित के सामने उससे कह रही थी कि वह उसका बेटा चुरा लेगी। रोहित को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अनिका की इस बात का जवाब कैसे दे। श्रेया और श्वेता अनिका को थोड़ी देर ढूंढने के बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगे। देखो, अगर तुम इसी वक्त बाहर नहीं आई और यह खेल खत्म नहीं किया तो एक बात समझ लेना कि मैं सीधे होम मिनिस्टर को फोन लगा दूंगी और पूरी दिल्ली की पुलिस को तुम्हें ढूंढने के काम पर लगा दूंगी। अगर तुम नहीं चाहते कि फिजूल ही लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो तो अभी के अभी बाहर निकलो। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका ने इस बार पूरी ताकत लगाते हुए जोर से रोहित को धक्का दिया। रोहित जैसे ही लड़खड़ाते हुए कार के पीछे हिस्से की तरफ पहुंचा, अनिका के सामने श्रेया और श्वेता अचानक आकर खड़े हो गए। अनिका को कार के पीछे छुपा हुआ देखकर श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, यह किस तरह का मजाक है? क्या अब हम इतनी छोटी लड़कियां हैं जो इस तरह लुका छिपी खेले? अनिका के माथे से पसीना छूट रहा था, उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनिका ने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं तो यह चेक कर रही थी कि अगर मैं कहीं खो जाऊं तब तुम सचमुच मुझे ढूंढोगी या फिर अब मेरी छोटी बहन को अपने बेस्ट फ्रेंड मानते आगे बढ़ जाओगी। अनिका के मुंह से ऐसा मजाक सुनकर श्रेया और श्वेता दोनों भी हंसने लगे और अनिका का हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी कार की ओर ले जाने लगे। चलते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, चलो ठीक है, फिर आज से हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, यह कैसा रहेगा? तीनों लड़कियां हंसते हुए अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी थी। जैसे ही तीनों लड़कियां थोड़ा आगे बढ़ गईं, रोहित जो कार के पीछे छुपा हुआ था वहां से बाहर निकला और पीछे से तीनों लड़कियों को देखने लगा। अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उससे रोहित को ऐसा लग रहा था कि वह अनिका का कोई लवर था जिसे वह दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अभी अभी अनिका और रोहित के बीच जो कुछ भी हुआ उसका एहसास रोहित के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा गया था। रोहित अभी भी अपनी सांसों में अनिका की सांसें महसूस कर रहा था। आगे चलती हुई अनिका ने श्वेता और श्रेया का ध्यान न पड़े इस तरह चलते हुए पीछे मुड़कर एक बार रोहित को देखा। अनिका के देखते ही रोहित के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। तीनों लड़कियां जैसे ही कार में बैठने लगी, अनिका पहले जाकर बैक सीट में बैठ गई। श्रेया अय्यर ने अनिका पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मैं इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ और तुम आराम से पीछे जाकर बैठ गई। क्या तुम चाहती हो कि इस दिल्ली की ट्रैफिक में मैं इस वक्त गाड़ी चलाऊं? तुम सचमुच बहुत रूड हो गई हो अनिका, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है मेरे लिए। अनिका ने श्रेया की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखो, मैं डांस करके थक गई हूँ। तुम तो जानती हो कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरी तबीयत कितनी बिगड़ जाती है। तो अब अगर तुम में जरा सा भी दया हो तो तुम कार ड्राइव करके जल्दी से जल्दी हमें घर पहुँचा दो। मुझे बहुत नींद आ रही है, बस इसी तरह कार में मैं शांति से सोना चाहती हूँ। अनिका की इस बात पर भड़कते हुए श्रेया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कहने लगी, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर देती हो। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, लेकिन क्या करूं मैं? तुमसे प्यार ही इतना करती हूँ कि तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमेशा की तरह आज भी कार मैं ही चलाऊंगी। श्वेता, मेरे बगल में बैठ जाओ। दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच हो रही यह खट्टी मीठी बातों में श्वेता के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह श्रेया के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। श्रेया ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से कार को झटके से शुरू किया और कार आवाज करती हुई पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। रोहित को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। जो आदमी शायद देश का सबसे बिजी बिजनेसमैन था, उसने अभी अभी पार्किंग लॉट में खड़े होकर 10 मिनट तक लड़कियों के बीच में हो रही खट्टी नोकझोंक को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुना था। जैसे ही लड़कियों की कार पार्किंग ब्लॉक से बाहर निकली, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगा। कार के बैक सीट पर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही अनिका को श्रेया अय्यर बार बार कोई न कोई ताना मारकर परेशान कर रही थी। तभी उसकी जेब में जोर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अपना फोन बाहर निकालकर देखा तो मैसेज इनबॉक्स में रोहित मारवा का एक मैसेज डिलीवर हुआ था। अनिका ने जब मैसेज खोलकर पढ़ा तो मैसेज में लिखी रोहित की बात पढ़कर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। बैक सीट पर बैठी अनिका सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था। अभी अभी उसके और रोहित के बीच में जो कुछ भी हुआ था, क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था या सचमुच अनिका के मन में रोहित के लिए कोई फीलिंग जागने लगी थी?
अभी अनिका यह सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। जब उसने फोन निकाल कर देखा तो रोहित का मैसेज उसके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। अनिका ने मैसेज बॉक्स में जाकर रोहित मारवा का मैसेज पढ़ा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, आखिर तुम मुझसे शर्मा क्यों रही थी आज। यह मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुद अनिका को भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर वह यह मैसेज पढ़कर क्यों मुस्कुरा रही थी। अपनी उंगलियां फोन स्क्रीन पर टैप करते हुए अनिका ने रोहित मारवा को सामने मैसेज भेज दिया, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्मा जाऊंगी। कुछ ही सेकंड में फिर से मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज में रोहित मारवा ने लिखा था, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, वाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन माई सन। अगर तुम मेरे बेटे को इतना ही चाहती हो तो बिना पैसे के उसे पाने का एक सलूशन है मेरे पास। रोहित का यह मैसेज पढ़कर अनिका हैरान हो गई। अनिका की टाइपिंग स्पीड अब थोड़ी कम हो गई थी। वह कुछ सोचकर रोहित को मैसेज लिखने लगी। मैसेज में अनिका ने लिखा, आई जस्ट फाइंड हिम वेरी क्यूट, मगर मुझे लगता नहीं है कि आप अपने बेटे से दूर रह पाएंगे। यह मैसेज भेजते ही फिर से कुछ ही सेकंड में रोहित ने एक दूसरा मैसेज इस मैसेज के जवाब में लिखते हुए भेज दिया, क्या आप मेरे बेटे की मां बनने के बारे में सोच रही हैं। जैसे ही यह मैसेज अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए और उसकी आंखें बिल्कुल किसी हिरन की तरह चौड़ी हो गई। कुछ देर तक अनिका सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर इस मैसेज को बार बार पढ़ रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच रोहित मारवा ने यह मैसेज उसे भेजा था। मगर जब कुछ देर बाद अनिका ने आगे से आ रही श्रेया और श्वेता की आवाज सुनी, तब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि सचमुच रोहित ने अनिका को यह मैसेज भेजा था। 3-4 बार अनिका ने एक मैसेज टाइप किया और फिर उसे मिटा दिया। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित की इस बात का क्या जवाब दिया जाए। तभी कुछ सेकंड बाद रोहित का और एक मैसेज अनिका के मोबाइल फोन पर आया। इस बार रोहित ने लिखा था, प्यार का इजहार करने का आपका तरीका काफी शानदार है और काफी यूनिक भी। ऐसा तरीका पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने सोचा होगा। दैट्स वेरी क्रिएटिव ऑफ यू। अनिका को रोहित की यह आदत बहुत बुरी लगती थी। किसी भी चीज के अंजाम पर वह पहले पहुंच जाता था। अभी बात शुरू नहीं हुई थी कि रोहित उसके कंक्लूजन पर पहुंच गया था। रोहित की इस बात से थोड़ा सा इरिटेट होकर अनिका ने उसे जवाब देते हुए एक ही बार में 3 मैसेज लिख दिए। आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर रोहित मारवा, वो मैं नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चे को पालना चाहती हूँ। दरअसल वह मेरी एक फ्रेंड है। यह मैसेज भेजने के बाद अनिका अपने हाथ से अपने माथे पर से आता हुआ पसीना पोंछने लगी। वहाँ मैसेज पढ़ने के बाद रोहित मन ही मन अनिका के इस बहाने पर हंसने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका जिस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वह फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद अनिका थी। इधर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में रिया के स्कूल में इस वक्त स्नैक एंड प्ले आवर चल रहा था। जिन बच्चों ने अपना स्नैक कर लिया हो उन्हें खेलने की इजाजत थी। नन्ही रिया ने अपना टिफिन खोलकर देखा तो आज अंजलि मामी ने रिया के लिए कुछ बॉयल वेजिटेबल्स और बॉयल अंडे उसके टिफिन में रखे थे। यह दोनों ही चीज हालांकि बच्चों के लिए काफी न्यूट्रिशियन मानी जाती थी, मगर रिया जो खाने में बहुत ही चूजी थी उसे इस तरह के स्नैक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। अभी स्कूल के नियम यह थे कि अगर कोई बच्चा अपना टिफिन पूरा नहीं करता तो वह प्ले एरिया में जाकर नहीं खेल सकता। पहले प्ले एरिया के बाहर डाइनिंग रूम में बच्चे को अपना टिफिन कंप्लीट करना होता था, उसके बाद ही वह डाइनिंग रूम में प्ले एरिया की तरफ जाकर खेल सकता था। सारे बच्चे एक के बाद एक अपना टिफिन फिनिश करके प्ले एरिया की ओर जाने लगे थे। तभी रिया को एक आइडिया आया। रिया ने अपना टिफिन लिया और पास खड़ी किंडरी टीचर के पास गई। रिया ने बड़ी ही स्वीट आवाज में अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए किंडरी टीचर से कहा, टीचर आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे घर वालों ने। रिया की मुंह से यह बात सुनकर किंडरी टीचर हैरान हो गई। टीचर ने रिया से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या गलती हो गई है तुम्हारे घर वालों से। रिया ने अपना टिफिन खोलकर किंडरी टीचर को टिफिन के अंदर रखे बॉयल वेज और बॉयल अंडे दिखाते हुए कहा, देखिए आज के दिन मेरे घर वालों ने टिफिन में क्या रख दिया है। टिफिन में जब टीचर ने देखा तो उसे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई जिससे उसे शौक होना चाहिए था। अक्सर हर बच्चे के माँ बाप स्नैक्स में बच्चों को यही सारी चीजें दिया करते थे जो बनने में आसान हो और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन भी हो। रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए टीचर ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें टिफिन में रखा हुआ खाना पसंद नहीं। रिया जानती थी कि अगर वह किंडरी टीचर को सच बता देती तो स्कूल के रूल्स के मुताबिक वह प्ले एरिया में जाकर नहीं खेल सकती थी। इसलिए एक बहुत ही स्मार्ट बहाना बनाते हुए रिया ने टीचर से कहा,
देखिए ना, आज तो मेरा उपवास है, आई कैन नॉट ईट। एक पता नहीं यह बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। रिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर टीचर बिल्कुल हैरान रह गई। मगर जब उसने रिया के मुंह से अपना टिफिन ना खाने का कारण सुना, तब किंडर टीचर को लगा कि रिया कितनी प्यारी बच्ची है। किस दिन उसे क्या खाना है क्या नहीं, यह भी वह खुद ही याद रखती है। बाकी बच्चों की तरह हर चीज में वह अपने माँ बाप या बड़ों के ऊपर डिपेंड नहीं थी। इसलिए किंडर टीचर ने उसका टिफिन बंद करते हुए रिया से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें और कुछ खाना है तो मैं अपना टिफिन निकालती हूँ, तुम उसमें से खा लो। रिया ने बड़ी ही स्वीटली किंडर टीचर की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नो टीचर, मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बाहर का खाना खाने से स्ट्रिक्टली मना किया है और मम्मी की बात नहीं मानूंगी तो वह हर्ट हो जाएंगी ना। किंडर टीचर को रिया की यह बात पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके, तो यह टिफिन तुम अपने बैग में रख दो और जाकर खेलो दूसरे बच्चों के साथ। टीचर के मुंह से यह बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए किंडर टीचर को कहा, थैंक यू सो मच टीचर। रिया ने अपना टिफिन बॉक्स अपने बैग में डालकर बैग को अपने डेस्क के अंदर रख दिया और फिर दौड़कर वह प्ले एरिया की तरफ चली गई। प्ले एरिया बच्चों के लिए एक काफी प्यार से सजाया हुआ कमरा था, जिसमें तरह तरह के खिलौने थे। कुछ ऐसे खिलौने थे जिनसे बच्चे कुछ सीख सकते, जैसे कि नंबर काउंटिंग, वर्ड फाइंडिंग, और कुछ ऐसे गेम भी थी जिसे बच्चे एंजॉय कर सके। इन सब चीजों में से जो रिया को सबसे ज्यादा पसंदीदा टॉयज था, वह था कमरे के कोने में रखी हुई एक आलीशान बार्बी डॉल। रिया अपनी फेवरेट बार्बी डॉल के पास जाकर जैसे ही उसे उठाने लगी, तभी किसी लड़की ने जोर से उस बार्बी डॉल की टांग खींचकर अपने पास ले लिया। जब रिया ने मुड़कर देखा कि वह इस तरह से इतने क्यूट बार्बी डॉल को टांग से खींचकर किसने पकड़ा हुआ था, तो वह देखकर हैरान हो गई कि सामने खड़ी लड़की मिस्का मेहरा थी। मिस्का बड़े ही गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके रिया की ओर देख रही थी। अपने दांत कचकचा के मिस्का ने रिया से कहा, तुम जानती हो ना कि जब तक तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी से बेटर डांसर नहीं ढूंढ लेती, तब तक तुम्हें फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि बहुत जल्द वो ऐसा डांसर ढूंढ लेगी जो मेरी मम्मी से भी ज्यादा बेहतर डांसिंग जानती हो। आज उस बात को 1 हफ्ता हो गया। इट्स बीन 7 days। क्या हुआ, अब तक तुम्हारी मम्मी ऐसा डांसर नहीं ढूंढ पाई? तुम झूठी हो, बहुत बड़ी लायर हो तुम। मिस्का की आवाज सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे मिस्का और रिया की ओर देखने लगे। बच्चों को हमेशा से यह सिखाया जाता था कि झूठ बोलना पाप होता है और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिस्का ने एक सॉफ्ट टॉय जमीन पर पटकते हुए रिया से कहा, तुम एक झूठी हो और झूठों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। तुम इस प्ले रूम से हम सब बच्चों के साथ नहीं खेल सकती, बिकॉज यू आर अ लायर। 2-3 बच्चे भी बिना सोचे समझे अपनी ही धुन में गाने लगे, रिया इज अ लायर, रिया इज अ लायर। देखते ही देखते बाकी बच्चों की जबान पर यह धुन चढ़ गई और सारे बच्चे एक साथ में गाने लगे, रिया इज अ लायर, रिया इज अ लायर। तभी एक शरारती लड़के ने रिया के पास आकर रिया से कहा, लायर, लायर पैंट्स ऑन फायर, योर नोज इज गोइंग टू ग्रो लॉन्गर, यस यू आर अ बैड गर्ल, और हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। यह कहते हुए उस लड़के ने एक बैटरी वाली कार पर बैठकर रिया को डराने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि कार की टक्कर रिया को लगती, उस लड़के ने कार को मोड़ लिया और दूसरी तरफ ले गया। जैसे ही उस लड़के ने रिया को कार से टक्कर मारने की एक्टिंग की, रिया ने डरकर अपना एक पांव पीछे कर लिया। रिया का डर देखकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कार प्ले एरिया में घुमाते हुए सबसे कहने लगा, सी इज नॉट जस्ट ए लायर बट सी इज ऑल्सो ए कोवार्ड। यह लड़की सिर्फ झूठ नहीं बोलती बल्कि यह तो डरपोक भी है। यह सुनकर बाकी सब बच्चे रिया पर हंसने लगे। बाकी बच्चों के मन में रिया के लिए कोई नफरत नहीं थी, मगर बच्चे बस किसी एक बच्चे को हंसते हुए देखकर खुद भी हंसने लगे थे, बिना यह सोचे कि उसके हंसने से शायद कोई बच्चा हर्ट हो रहा हो। लेकिन उन बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जो मिस्का के बेस्ट फ्रेंड थे और अब मिस्का के सपोर्ट में आकर वह भी नहीं चाहते थे कि रिया इस वक्त प्ले रूम में उनके साथ खेले। रिया अभी स्कूल में नई आई थी, इसलिए उसने कोई ज्यादा दोस्त अब तक नहीं बनाए थे जो उसके सपोर्ट में आकर उसके लिए खड़े रहते। अगर रिया की जगह इस वक्त कोई और बच्चा होता तो इस तरह बाकी बच्चों के परेशान करने पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया होता। मगर रिया बाकी बच्चों से काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थी, लेकिन हाँ, इस वक्त वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। मगर बिना डरे रिया पास खड़ी मिस्का और उसके दोस्तों के पास गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन सबको घूरने लगी।
फिर रिया ने अचानक ही एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए उन सब बच्चों से कहा, आई डोंट माइंड, अगर आप मेरे साथ नहीं खेलना चाहती हो, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है कि लायर बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, वैसे ही मुझे भी लगता है कि मुझे तुम जैसे स्टूपिड, रूड और जिद्दी बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिस्का की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। मिस्का के आसपास खड़े उसके दोस्त भी अब धीरे धीरे अपनी इंसल्ट सुनकर रोने वाले थे। थोड़ी देर अपने आंसू रोकने की कोशिश करने में जब वह बच्चे नाकामयाब हुए तो सब एक साथ जोर जोर से रोने लगे और इन बच्चों की लीडर मिस्का रोती हुई आवाज में रिया से कहने लगी, तुम सेल्फिश हो, तुम रूड हो और तुम जिद्दी भी हो, हम नहीं। बच्चों की आवाज सुनकर किंडरी टीचर जो बाहर खड़ी थी वह अचानक दौड़कर प्ले रूम में आई। जब उसने देखा कि मिस्का और रिया फिर से किसी फाइट में उलझ गए थे तो किंडरी टीचर बहुत घबरा गई और वह बच्चों के पास आकर उन्हें शांत करने लगी। रिया मिस्का को रोते हुए देखकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। वह मिस्का से कहने लगी, अरे तुम लोग अचानक रोने लगे, तुम लोग अभी अभी सब मिलकर मुझे चिढ़ा रहे थे और अब तुम ही लोग रोने लगे। मिस्का की आवाज अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। रोते रोते अब उसे बीच बीच में हिचकियां भी आने लगी थी। किंडरी टीचर को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह मिस्का को शांत करे। मिस्का अब रोते हुए जोर जोर से रिया को धमकियां देने लगी थी। मेरी मम्मी ने कहा था, अगर तुम्हारी मम्मा मेरी मम्मा से बेहतर डांसर ढूंढने में अनसक्सेसफुल रही तो तुम्हें डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी मम्मी ने यह झूठी चैलेंज मेरी मम्मी को दी है तो इतना याद रखना, मेरी मम्मी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को छोड़ेगी नहीं। मेरी मम्मी ने कहा है कि एक बार अगर तुम्हारी झूठी मम्मी साबित होती है तो वह तुम्हें न सिर्फ डांस कंपटीशन से मगर इस स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा कर रहेगी। स्कूल छूटने का वक्त हो चला था और बच्चों के पेरेंट्स बाहर उन्हें पिक करने के लिए रेडी खड़े थे। रोती हुई मिस्का और उसके फ्रेंड दौड़कर बाहर की ओर जाने लगे। किंडरी टीचर को इस बात का डर था कि मिस्का की मम्मी ने जो कहा है कहीं वह सचमुच में ना कर दे और वह नहीं चाहती थी कि रिया को उस बात की सजा मिले जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी। तभी किंडरी टीचर ने रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए उससे पूछा, रिया बेटा, क्या तुम्हारी मम्मी ने सिमरन मेहरा से कोई बेहतर डांसर ढूंढा है? किंडरी टीचर को रिया और उसकी मम्मी अनिका से बहुत लगाव था। किंडरी टीचर यह नहीं चाहती थी कि रिया को स्कूल से निकाला जाए। वो रिया की बड़ी बड़ी आंखों में देखकर अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी रिया ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही स्वीट और इनोसेंटली किंडरी टीचर से कहा, हाँ टीचर, मेरी मम्मा मिस्का की मम्मा से भी बेहतर डांसर ढूंढ लेगी। मेरी मम्मी एक बार जो तय कर लेती है फिर उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानती। वह दुनिया में हर उस डांसर को सोशल मीडिया पर मैसेज करती रहेगी जो सिमरन टीचर से बेहतर डांसर है और जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता मम्मा उन्हें मैसेज करती रहेगी। मेरी मम्मा ने ही मुझे सिखाया है ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मा बहुत ही जल्द सिमरन टीचर से भी बेहतर डांसर ढूंढ कर रहेगी। यह सुनते ही किंडरी टीचर को अनिका के लिए रिस्पेक्ट जाग गई थी। किंडरी टीचर की आंखों के सामने अचानक ही एक विजुअल खड़ा हो गया। वो सोचने लगी, अनिका देर रात तक कुछ खाए पिए बिना बस कंप्यूटर के सामने अलग अलग डांसर को रिक्वेस्ट भेज रही है। किसी तरह वह रिया का एडमिशन इस स्कूल से निकलते हुए रोकने के लिए अनिका पावरफुल लोगों से बात करने में लगी है और सबसे कह रही है वो सिमरन मेहरा की चैलेंज को जीतने में उसकी मदद करें। एक माँ जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लोगों से इतनी मिन्नतें कर रही थी, ऐसी माँ के लिए किंडरी टीचर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई। किंडरी टीचर ने अपनी सोच से बाहर आते ही रिया को गले से लगा लिया और उसे गालों पर किस करते हुए कहा, रिया, सचमुच तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसी मम्मा मिली है। यह सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गईं। मन ही मन रिया इस बात पर कहीं न कहीं हंस रही थी, मगर किंडरी टीचर की एक बात से रिया भी सहमत थी कि रिया सचमुच बहुत लकी थी कि उसे अनिका जैसी माँ मिली थी। हालांकि रिया ने अभी अभी किंडरी टीचर से जो कहा था वह सब सच भी था। अनिका की आदत थी कि अगर उसे कोई इग्नोर करता था या उसका कहा काम करने से इनकार करता था तो अनिका तब तक उसे सोशल मीडिया पर मैसेजेज लिखती थी जब तक सामने वाला इंसान हार कर अनिका की कही बात मान न ले। किंडरी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे स्कूल के मेन एग्जिट की ओर ले गई। मेन एग्जिट डोर पर अंजलि मामी अपने ड्राइवर के साथ रिया का वेट कर रही थी। किंडरी टीचर ने रिया का हाथ अंजलि मामी के हाथ में देते हुए कहा, मिसेज मल्होत्रा, सचमुच रिया की मम्मा महान औरत है। अंजलि मामी जो पहले से अनिका पर बहुत प्राउड फील करती थी,
उसे किंडर टीचर की यह बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए एक बड़ी सी स्माइल देकर अंजलि मामी ने किंडर टीचर से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा, इसकी मम्मी ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में। आखिर अकेले हाथों एक बच्चे को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। अंजलि मामी यह कहती ही किंडर टीचर भी अंजलि मामी की बात को अग्री करते हुए स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। फिर अचानक टीचर ने यहाँ वहाँ देखकर धीरे से अंजलि मामी से कहा, देखिए आप रिया की मम्मी को मेरा एक मैसेज पहुँचा दीजिएगा। सिमरन मेहरा से बेहतर डांसर ढूंढने के लिए वह ज्यादा जोर न लगाएं। अगर वह सिमरन मेहरा से ज्यादा बेहतर डांसर नहीं ढूंढ पाई तो कोई बात नहीं, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। किंडर टीचर की यह बात सुनकर अंजलि थोड़ा सा हैरान हो गई। अपनी हैरानी और कंफ्यूजन में उन्होंने किंडर टीचर से पूछा, क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या स्कूल में रिया और अनिका के साथ कुछ हुआ है? यह बात सुनकर किंडर टीचर सरप्राइज हो गई। किंडर टीचर ने अंजलि मामी के सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा दूर ले जाते हुए पूछा, क्या आप नहीं जानती कि कुछ दिनों पहले स्कूल में क्या हुआ था? जब अंजलि मामी ने टीचर से कहा कि उसे कुछ नहीं पता, तो किंडर टीचर ने अंजलि मामी को जो कुछ भी हुआ था कुछ दिन पहले सिमरन और अनिका के बीच में उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। यह बात सुनकर अंजलि मामी थोड़ा परेशान नजर आने लगी। उन्होंने किंडर टीचर से कहा, यह तो बहुत गलत हुआ है मेरी बच्ची के साथ। मैं जानती हूँ वह यह सारी बातें हमसे क्यों छुपाती है। वह हमें कोई टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए बस मन ही मन खुद ही सारा टेंशन लेकर चलती है। बट अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्या होगा अगर अनिका को दिल्ली में सिमरन मेहरा से कोई बेटर डांसर या बेटर ट्रेनर नहीं मिला तो? किंडर टीचर ने भी टेंशन में अपनी उंगलियां घुमाते हुए अंजलि मामी से कहा, इस बात की फिक्र तो मुझे भी है। सिमरन मेरा बहुत बड़ी कंपटीशन जीत चुकी है और डांसिंग सर्कल में उनका बहुत बड़ा नाम भी है। मैंने मेरी दोस्तों से भी पता किया है, उसे अगर इंटरनेशनल वॉल रूम डांस चैंपियनशिप में अगर किसी ने हराया है तो उस सिर्फ एक लड़की है, श्रेया अय्यर। शायद वो बेंगलुरु में रहती है। मुझे तो डांस का इतना शौक नहीं है, न ही मुझे डांस के नए ट्रेंड के बारे में कुछ पता है, मगर इंटरनेट और अपने फ्रेंड से मैंने जो कुछ भी पता किया है उससे तो यही लगता है अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो किसी तरह श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करना होगा, वरना सिमरन मेहरा और मेहरा परिवार जिनका ट्रस्टी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी और डांसर को अगर हमने इस बात का सोल्यूशन लाने के लिए बुलाया तो हम कामयाब होंगे। क्योंकि मेहरा परिवार से ऊपर दिल्ली में इस वक्त सिर्फ दो ही परिवार थे, एक तो गुलेरिया परिवार और दूसरा मारवा खानदान। अंजलि मामी की टीचर की यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गई। उधर मल्होत्रा हाउस में जिस अनिका के बारे में अभी अभी अंजलि मामी और किंडर टीचर इतने परेशान थे, वह डांस पार्टी से थक हार कर अपनी दोस्त श्रेया और अपनी कजिन श्रेयता के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंची थी। बेडरूम के पास पहुंचते ही श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या अनिका तुम सचमुच मुझे अपने साथ नहीं सोने दोगी? अनिका ने श्रेया को जवाब देते हुए अपने बेडरूम का डोर हंसते हुए बंद कर दिया। श्रेया अय्यर की एक तरफ अपनी बहन अनिका का ऐसा बिहेवियर देखकर श्वेता को बहुत अजीब लगा। उसे इस बात से डर लग रहा था कि बार बार अनिका जिस तरह इतनी बड़ी स्टार का इंसल्ट कर रही थी, इससे कहीं श्रेया को बुरा न लग जाए। मगर अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर श्रेया को अनिका के लिए फिक्र होने लगी थी। श्रेया को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं शायद अनिका अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस करती है और इसीलिए शायद वह रूम में अपने साथ श्रेया को नहीं रखना चाहती थी। शायद वह अपना डिप्रेशन वाला चेहरा श्रेया के सामने नहीं लाना चाहती थी। जब श्रेया यह सब कुछ सोच रही थी, उसके बंगले के बाहर एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसमें से रिया अपने हाथ हवा में उछालती हुई आवाज करती हुई बंगले के अंदर आने लगी। रिया की आवाज सुनकर अनिका के बेडरूम के पास खड़ी श्रेया अचानक एक्साइटेड हो गई और रिया के नाम लेकर वह दौड़कर स्टेयरकेस उतरने लगी। रिया ने अपने कंधों पर एक बहुत ही भारी बैग लटका रखी थी, जिससे उसे दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पीछे चल रही अंजलि मामी अभी भी अपने ख्यालों में थी। उनके मन में बस इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि किसी तरह वह श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करके मदद के लिए उसे दिल्ली बुला सके। अंजलि मामी ने रास्ते में कई सारे फोन कॉल कर दिए थे, मगर अब तक श्रेया अय्यर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची थी। अंजलि मामी ने यहाँ तक सोच लिया था कि वह अपने बड़े भाई और रायचंद्र परिवार के कांटेक्ट लगाकर एक बार कोशिश करके श्रेया अय्यर से बात करे। अंजलि मामी यह नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी स्कूल में रिया को एडमिशन मिलने के बाद किसी इगोइस्टिक औरत के बर्ताव की वजह से रिया को स्कूल से निकाला जाए।
आखिर वह रिया के फ्यूचर का मामला था और इस वक्त मल्होत्रा परिवार के सारे लोग बेहद खुश थे कि रिया को सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल गया था। अंजलि मामी सोचने लगी, अनिका ने अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से पूरी तरह से डूब चुकी मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से मार्केट में खड़ा होने की एक उम्मीद दिखाई थी। अपने मामा किशन मल्होत्रा की जान किस तरह अनिका ने बचाई थी, यह खुद अंजलि मामी ने देखा था। इस वक्त अंजलि मामी बस इतना ही सोच रही थी कि अगर वह आज अनिका और रिया की मदद नहीं कर पाती है तो हमेशा के लिए उनके मन में यह रह जाएगा कि जिस लड़की अनिका ने उसके खानदान पर इतने एहसान किए थे, वक्त आने पर अंजलि मामी उसी अनिका और उसकी छोटी सी बेटी के साथ नहीं खड़ी हो पाई। अंजलि मामी जानती थी कि उसके भाई पीयूष राजचंद्र से अगर वह हेल्प मांगती है तो वह लोग अंजलि मामी की बहुत बेइज्जती करेंगे, मगर इस वक्त अंजलि मामी को अपनी बेइज्जती से ज्यादा रिया के फ्यूचर की चिंता थी। कुछ देर सोचने के बाद अंजलि मामी ने अपना फोन निकालकर अपने भाई का नंबर डायल कर दिया। फोन उठाते ही उस तरफ से अंजलि मामी के भाई पीयूष राजचंद्र की आवाज उनके कानों पर पड़ी। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि मामी ने बिना भाई के हाल चाल पूछे बस दबी सी आवाज में अपने भाई से पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा, भैया क्या आप मेरा कांटेक्ट श्रेया अय्यर के साथ करवा सकते हो? वह एक बहुत बड़े डांसिंग सुपरस्टार है। जब अंजलि मामी अपने भाई के साथ फोन पर बात कर रही थी तब उनकी नजर उन्हीं के बंगले में खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ी। वह लड़की रिया के साथ एक्साइटेड होकर बातें कर रही थी। रिया और वह अनजान लड़की एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। अभी अंजलि मामी यह सोच रही थी कि आखिर यह खूबसूरत सी लंबी लड़की कौन थी, तभी वहाँ फोन अंजलि मामी के भाई के हाथ से अंजलि मामी की भाभी मीनाक्षी ने छीन लिया था। मीनाक्षी राजचंद्र ने अंजलि मामी से फोन पर ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा, अब क्या हुआ है अंजलि, तुम्हें क्या नया नाटक चलाया है तुम माँ बेटी ने? योगिता अभी अभी घर आई है, डांस पार्टी में क्या हुआ यह सब कुछ उसने मुझे बता दिया है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी श्वेता आखिर अपनी बहन योगिता से इतना जलती क्यों है और क्यों छोटी छोटी बातों में उसके साथ झगड़ा करने लगती है, वो भी पार्टी में सबके सामने? अंजलि मामी अभी समझ पाती कि उसके घर में आई यह नई मेहमान कौन है। उससे पहले मीनाक्षी ने अंजलि मामी पर एक के बाद एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। अंजलि मामी ने मीनाक्षी को बीच में रोकते हुए उनसे पूछा, मगर मीनाक्षी आखिर बात क्या है? मैं तो सिर्फ भैया को इसलिए फोन किया था कि मैं एक मशहूर डांसर श्रेया अय्यर से बात करना चाहती हूँ, बस इतना ही। अंजलि मामी की यह बात सुनते ही मीनाक्षी ने फोन पर तेज सांस छोड़ते हुए कहा, किससे बात करना चाहती हो तुम? यह क्या मजाक है? अंजलि, तुम माँ बेटी ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है क्या? जो इस तरह का मजाक हमारे साथ कर रही हो, मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ तुम माँ बेटी जानबूझकर कर रही हो। हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? हमसे उस लड़की का फोन नंबर मांग रही हो जो लड़की खुद तुम्हारे घर पर रह रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, यह लड़की श्रेया भले ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम माँ बेटी सबके सामने हमारे परिवार का मजाक उड़ाती फिरो। एक बात आज मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, अब मल्होत्रा खानदान ऊंचे खानदान में शामिल नहीं है। तुम लोग ऊंचे खानदान में अपनी इज्जत और अपनी पोजीशन गंवा चुके हो। और एक बात अंजलि, तुम अब किसी की भी तरह से राजचंद्र परिवार की सदस्य नहीं हो। किशन के साथ शादी करने का फैसला तुम्हारा था, तो अब तुम मल्होत्रा परिवार के ही सदस्य हो। जो मल्होत्रा परिवार अब बड़े बड़े खानदानों के बीच उठ बैठ नहीं सकता, या फिर यूँ कहूँ कि मल्होत्रा फैमिली कैन नॉट अफोर्ड इट्स। और अब यह बात कभी बदलने वाली नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, जिसे अब तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकती। मल्होत्रा फार्मेसी और मल्होत्रा खानदान की इज्जत दोनों खत्म हो चुके हैं। इस बात से तुम भी अपने आप को जल्दी यूज टू करवा लो तो अच्छा रहेगा। अंजलि मामी की बेइज्जती करने के बाद तुरंत ही मीनाक्षी ने फोन काट दिया। अपने इस तरह की इंसल्ट सुनकर अंजलि मामी ने अपने फोन की ग्रिप को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया। मगर मीनाक्षी की एक बात बार बार उनके मन में रिपीट होने लगी थी कि श्रेया अय्यर तो उन्हीं के घर पर रहने आई थी। श्रेया अय्यर जो पास खड़ी अंजलि मामी की सारी बातें सुन रही थी, वह मुस्कुराते हुए अंजलि मामी के पास आई और उनके पांव छूकर श्रेया ने उनसे कहा, आप जरूर अंजलि मामी होंगी जिनकी तारीफ अभी अभी मैंने रास्ते में बहुत सुनी है। आप अनिका की माँ जैसी हैं तो मेरी भी माँ जैसी हुई। और एक बात आंटी, मैं आपसे कह दूं, मेरा फोन नंबर ढूंढने के लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस आंख बंद करके मुझे याद कर लीजिएगा। आपकी यह बेटी आपकी कही हर बात मानेगी। श्रेया अय्यर के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गई थी।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगी थी और साथ ही उन्हें इस बात से भी बहुत ताज्जुब हो रहा था कि इतनी बड़ी स्टार जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने अभी अभी इतनी मेहनत की थी, यहाँ तक कि अपने भाई भाभी से इतनी बेइज्जती भी सुनी थी, वह श्रेया उनके सामने उनके घर में खड़ी थी। श्रेया ने अंजलि मामी का हाथ पकड़ते हुए उनसे पूछा, मामी इफ यू डोंट माइंड, मैं जब दिल्ली में हूँ क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ? इस तरह मुझे अनिका के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा और मेरी नई बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपकी बेटी श्वेता से जान पहचान बढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। श्रेया के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मामी इतनी खुश हो गई थी कि उन्हें हाँ कहने का भी होश नहीं था। वह बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाने लगी। श्रेया रिया का हाथ पकड़कर हॉल में उसके साथ खेलने लगी। अंजलि मामी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस श्रेया अय्यर के बारे में उन्होंने अभी अभी इतनी बातें सुनी थी कि वह देश और दुनिया की इतनी बड़ी स्टार है, वही श्रेया अय्यर अनिका की इतनी अच्छी दोस्त थी। अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी स्टार उसकी भोली भाली भांजी अनिका की बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी होगी।